है वो प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ही कैन अपॉइंट ही अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने की पावर इनके पास में है। ही कैन अपॉइंट चीफ लीगल एडवाइजर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 76/1 रूल है इसका। अटॉर्नी जनरल जो भारत का कानून के रूप से कानूनी सलाह देने वाला, जो अटॉर्नी जनरल सलाह कह सकते हो, या उसकी रिप्रेजेंटेटिव करने वाला भारत का। ही अपॉइंट एज ए प्राइम मिनिस्टर एंड विच पार्टी है मेजोरिटी इन लोकसभा, जिस पार्टी की लोकसभा में मेजोरिटी है उसका प्रधानमंत्री चुनने के लिए स्वतंत्र है। वो कह सकता है कि भाई आप इसको, मतलब सॉरी, जो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम है वो प्रेसिडेंट के पास में। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स इन द पावर एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जो प्रेसिडेंट की जो प्लेजर है तब तक आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। 12 सदस्यों का नॉमिनेशन होता है, वो भी राज्यसभा का, वो भी प्रेसिडेंट के पास में है। 2 मेंबर जो राज्यसभा में एंग्लो इंडियन अगर नहीं चुन के आए हैं लोकसभा में, यदि 543 में अगर एंग्लो इंडियन ने चुन के आ गए हैं तो कोई बात नहीं, फिर 2 मेंबर वो नहीं करता है। अगर 2 मेंबर और चुन के आ जाते हैं, अगर नहीं आए एंग्लो इंडियन, तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है भारतीय लोकसभा में, भारत की लोकसभा में। अब एक शब्द आएगा, आपके मन में आया होगा कि ये एंग्लो इंडियन क्या शब्द है, कौन लोग हैं ये। संविधान में ये व्यवस्था की गई है, एंग्लो इंडियन उसको माना गया कि जिसकी फादर और ग्रैंडफादर किसी भी व्यक्ति के, वो तो अंग्रेज थे, और उनकी माँ या दादी हिंदू थी या इंडियन थी, सॉरी, तो वो एंग्लो इंडियन कहलाए जाएंगी। तो वो 2 मेंबर संसद में जा सकते हैं। स्टेट गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट की पावर में है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के हाथ में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के हाथ में है। यूपीएससी का चेयरमैन जो बना है और मेंबर है वो भी प्रेसिडेंट के हाथ में है। एम्बेसडर और हाई कमिश्नर अब्रॉड जो लिस्ट प्राइम मिनिस्टर लेता है, उसका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के हाथ में है। आईएएस ऑफिसर, आईएफएस और जो अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल सर्विसेज ग्रुप ए के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कलेक्टर वगैरह, इनका जो है अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट की साइन से होता है। फाइनेंशियल पावर आती है इसी तरह से इनके पास में, जिससे ये तो अन्य पावर बताई। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। वित्त का जो बिल है वो प्रस्तुत हो सकता है। फाइनेंस कमीशन फॉर द 5 ईयर, फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट हो सकता है। कैन टेक एडवांटेज आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट और अनफोर्सिन एक्सपेंसेज। भारत का जो निधि पड़ी हुई है अलग कंटिजेंसी के लिए, वो उसमें से एडवांस ले सकता है भारत के लिए काम में लेने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। अगर कोई को सजा हो जाती है तो उसको माफ़ करने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास में है। इमरजेंसी लगाने की पावर है। 1962, 1971, 1975 से 77 इस समय इमरजेंसी लगी गई थी। 1962 में युद्ध था, 1971 में पाकिस्तान के युद्ध था, उस समय इमरजेंसी लगी थी, प्रेसिडेंट की पावर थी। ये सेक्शन 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है। स्टेट इमरजेंसी भी लगा सकती है सेक्शन 256 के तहत। इमरजेंसी पहले 1 साल के लिए डिक्लेयर होती, फिर 6 महीने तक एक्सटेंड होती, 3 साल तक संविधान में व्यवस्था दे रखी है। इमरजेंसी में क्या होता है? इमरजेंसी में क्या होता है, एक छोटी सी जानकारी आपके लिए देता हूँ। ऑल फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड। जितने भी अपने मौलिक अधिकार है वो सस्पेंड किए जा सकते हैं। नो केवल सस्पेंडेड, नंबर 6 राइट टू फ्रीडम, बट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड। अपने को जीने का अधिकार खत्म नहीं कर सकती, बाकी सारे अपने राइट खत्म हो जाते हैं। आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है, और आर्टिकल 365 में स्टेट यदि कोई काम नहीं कर रहा है ढंग से तो वहाँ पे भी इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा सकता है।
अगर यूनियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार कहे कि भाई इस फलाने स्टेट में गवर्नमेंट सही तरह से काम नहीं कर रही है, तो संविधान की जो धाराएं बताई हुई है उसके तहत वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। स्टेट इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकता है और सेंट्रल लेवल पे पूरे हिंदुस्तान में इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकता है। ये इतनी बड़ी पावर है इनके पास में। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भी प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है अंडर सेक्शन 360। अभी एक बहुत चर्चा में शब्द आया था फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या है फाइनेंशियल इमरजेंसी, क्या रीजंस आएंगे? अंडर सेक्शन 360 द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम ए फाइनेंशियल इमरजेंसी व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और द क्रेडिट्स ऑफ द नेशन और एनी पार्ट्स ऑफ हिज टेरिटरी इज थ्रेटन्ड। देश या देश के किसी भाग में अगर कोई फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो चुकी है तो प्रेसिडेंट है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है अंडर सेक्शन 360। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी बाद में 2 महीने के अंदर अंदर सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पास हो जानी चाहिए। एक इसमें क्लोज और दिया हुआ है। इस फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है, थोड़ा आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी ये आगे से आगे अगर हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी बनी रही कोविड के चलते, तो भारत सरकार अपनी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है। ऐसा न्यूज़ में भी आया था, चर्चा में भी। द प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस द सैलरीज ऑफ द ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, हाई कोर्ट के जज है, उनकी सैलरी कम कर सकती है। ये सबसे बड़ी पावर है। वैसे आप किसी की सैलरी कम नहीं कर सकते किसी भी लेवल पर, लेकिन इस फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के बाद ही आप कम कर सकते हो। ऑल मनी बिल प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट, जितने भी मनी बिल है, जितने भी खर्चों के हिसाब किताब है, जो बिल है जिसको अपन कहते हैं, वो प्रेसिडेंट के पास चले जाएंगे। स्टेट की सारी पावर फाइनेंशियल खत्म कर दी जाएगी। जो राज्यों की पावर है कि राज्य अपनी स्वतंत्र अपना फंड अपना खुद खर्च कर सकते हैं, वो सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाएगी। by the state legislature and submitted to the president for the approval. He can direct to absorb certain principal economic measure to relating to the financial matter. वो कोई भी फाइनेंशियल मैटर में डायरेक्शन दे सकता है प्रेसिडेंट। जैसे जनरली फाइनेंस मिनिस्टर का काम है काम करना, और हर एक स्टेट के फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है। लेकिन ये एक ऐसा क्लॉज आया है जिसके तहत आपको समझना चाहिए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, कैसे। मैंने इसको थोड़ा काफ़ी ढंग से पढ़ा, क्योंकि 4-5 दिन पहले मैंने न्यूज़ में देखा था, तो मैंने कहा ये आखिर है क्या। कुछ सभी समय भी खाली है तो उसको अपन देख सकते हैं। ये बात तीनों, मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट तीनों जगह को मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है। यदि आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो या कोई मन में शंका हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं इसी में। अब इसी क्रम में आता है अपना हिंदुस्तान में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यों की विधानसभाएं। हर स्टेट में जो भी राज्य हैं उनके अंदर विधानसभाएं होती है, जो एमएलएस कहलाते हैं इनके। इसका हेड जो चीफ मिनिस्टर होता है। हाई कोर्ट का जो जो जज है, चीफ जस्टिस है यहाँ का, हाई कोर्ट का जो जज है, वो आपको शपथ दिलाता है, 5 साल के लिए होती है। स्टेट के जो मैटर्स है उसमें कानून बनाने की पावर इसके पास में, विधानसभा के पास में है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसी कॉमन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, जिसमें कॉमन लिस्ट होती है, जिसमें स्टेट भी कानून बना सकती है और सेंट्रल भी गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। वो लिस्ट पे कानून बनाना। स्टेट के फाइनेंशियल कंट्रोलिंग कर सकती है, करती है विधानसभा में जो भी फाइनेंस मिनिस्टर लोग हैं सारे मिलके। MLAs कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल एज मेंबर ऑफ राज्यसभा।